Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पे डिस्कस किया था। अब हम आते हैं सबसेट्स पे, और सबसेट्स की जो डेफिनेशन है एक बार मैं उसको लिख देता हूं। तो हम कोई दो सेट लेके चलेंगे। पहले सपोज मैं ए और बी ये दो सेट लेके चल रहा हूं, लेट ए एंड बी, और ये आपको पता है सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी लिए हैं। ये दो सेट लेके मैं चल रहा हूं, बी टू सेट्स। ओके, अब अगर मैं ए को बी का सबसेट बताना चाह रहा हूं तो ए का हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए, यानी ए के जो भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे अगर बी में आ रहे हैं तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इफ every element of set A is an element of B, then set A is called subset of set B. ठीक है, दैट इज सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, ये सबसेट का सिंबल है। ओके, तो यहाँ पे जो ए है ना इसको तो हम बी का सबसेट बोलेंगे। ओके, और जो बी है ना इसको बी को ए का सुपरसेट बोलेंगे। ठीक है, हियर ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ बी, subset of B, and B is called superset किसका, ए का, सुपरसेट ऑफ ए। तो ए को तो हम बोलेंगे बी का सबसेट और बी को बोलेंगे ए का सुपरसेट। ठीक है, अब एक दो डेफिनेशन और हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो उसको देखते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, कोई एक सेट हमको रखा है तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलेंगे, तो उस चीज को और देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं, साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ए सबसेट which contain a subset which contains all elements of the original set is called improper subset। अब देखो क्या लिखा मैंने, वो सबसेट जिसमें ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट आए तो उस सबसेट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। अब क्या मीनिंग है इसका, इसको साइड में एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक सेट लिया, सपोज सेट ए, और उसमें मैंने छोटा सा ही ले लेता हूं 3 एलिमेंट वाला, 1 2 3, ये मैंने कोई एक सेट ले लिया, सेट ए। ठीक है, अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सबसेट हम यहां पे लिख रहे हैं। ओके, देन all the subsets of set A are देखो इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, एक दो 3 एलिमेंट हो गए ना। ठीक है,
तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं तो कार्डिनलिटी इस सेट की कितनी है? 3 है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी पूछी जाती है तो उसका मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट है वो उसकी कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। तो जितनी इसकी कार्डिनलिटी है, कितनी कार्डिनलिटी है? 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? 2 राइज टू पावर n। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, यानी सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 राइज टू पावर 3। इसका मतलब इसमें इसके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब ये जो 8 सबसेट्स होंगे उनमें कौन कौन होगा? तो एक तो कंफर्म है, सॉरी दो तो कंफर्म है। कौन? एक तो 5 एंड इटसेल्फ, ये दो कंफर्म है, दो तो बने ही बनेंगे। कौन कौन बनेगा? एक तो 5 बनेगा जिसको आप नल सेट बोलते हो, एंड इटसेल्फ एक ही पूरा बनेगा ए। 1 2 3 कोई भी सेट हो उसके ये दो सबसेट तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद और क्या बनेंगे? सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन देखो क्या कह रही है कि इसमें ये जो भी आप लिख रहे हो ना, ये सारे के सारे इससे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। सबसेट का मीनिंग यही था ना, ए को बी का सबसेट बताया था हमने, डेफिनेशन ये लिखी थी। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें आना चाहिए। तो ये जो आपने सबसेट लिया इसमें एलिमेंट कौन आया? 1 आया। क्या 1 ओरिजिनल सेट में है? बिल्कुल है। 1 2 3 ये भी है। 5 तो सबसेट होता ही है इसका, अगर कोई भी सेट लिखोगे तो 5 तो आ ही आएगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा लेकिन सबसेट हमेशा 5 बनता ही है, ओके। और सिंगल सिंगल और ले लो, 2 ले लिया मैंने, सिंगल को मैंने 3 ले लिया। अब सिंगल सिंगल हो गए तो डबल डबल ले लो, 1 2 ले लिया। डबल और कैसे ले सकते हैं? 1 3 ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे ले सकते हैं? 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि 2 3 ले लिया सर 3 2 ले लो। 2 3 लिखे हम सेट में या 3 2 लिखे, इनका मीनिंग एक ही है, ये एक ही सेट में काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो बार बार नहीं लिखेंगे इनको 2 3 3 2 1 2 2 1 1 3 3 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, ओके। वही एलिमेंट रिपीट कर रहे हो आप तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो नंबर नहीं बढ़ेगा, ओके। नंबर आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। हमने बोला था ना ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 3 का मतलब 3 1 ही है, 1 3 का मतलब 3 1 है, 2 3 का मतलब 3 2 है, ओके। तो अब सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, डबल डबल एलिमेंट ले लिए, ट्रिपल ये खुद आ चुका है। काउंट करो कितने एलिमेंट, कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने एलिमेंट है, कितने सबसेट बन गए इसके? 8 सबसेट बन गए, ठीक है। तो ये अभी हमने लिखा इनके सेट ए के जितने भी सबसेट है वो, लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको तो प्रॉपर सबसेट देखना था, इम्प्रॉपर सबसेट देखना था, ठीक है। तो ये हमने टोटल सबसेट्स लिखे हैं इसके, किसके? ए के। अब साइड में देखो आप, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था? वो सबसेट जिसमें ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट हो, यानी 1 2 3 सभी एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो सबसेट आपके पास 1 2 3 इसमें है नहीं, इसमें 1 है, 2 3 नहीं है, इसमें सारे नहीं, इसमें सारे नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अब इस चीज को यहां पे लिख देते हैं, हेयर 1 2 3 ये जो सबसेट है ना, ये इस ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। 1 2 3 ये जो सबसेट आया इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर, इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो इम्प्रॉपर तो हमने चेक कर लिया कि वो सबसेट जिसमें ओरिजिनल सेट के, जिसके आप सबसेट लिख रहे हो ना, उस सेट के सारे एलिमेंट हो, ठीक है। वो तो हो गया इम्प्रॉपर। अब बाकी जो बच गए ना, इसको छोड़ के वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं, सारे के सारे क्या है? प्रॉपर सबसेट है, तो उनको भी लिख देते हैं। एंड रिमेनिंग आर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स। और बाकी बचे हुए जो भी सबसेट्स हैं वो उस सेट ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर कौन सा है? वो खुद, ओके, ठीक है जी। अब यहां पे नोट डाल के 2 3 बातें लिखते हैं। नंबर 1, अगर मैं 5 की बात करूं, अगर कोई सेट एम्प्टी आपके पास, इन केस ऑफ एम्प्टी सेट, अगर कोई आपके पास एम्प्टी सेट है
तो उस केस में फाई ही इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, फाई इज इट्स इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सेट क्या लिया है, सेट आपने फाई लिया है, मतलब नल सेट लिया है। ठीक है, और जब भी आप इस सेट के एलिमेंट, इस सेट के सबसेट लिखोगे तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा, 2 राइज टू पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। इस सेट में एलिमेंट कितने, एक भी नहीं है, मतलब 0। 2 राइज टू पावर 0 कितना आएगा, 1, यानी एक ही सबसेट बनेगा। और वो कौन बनेगा, और मैं क्या कह रहा था, फाई एंड इटसेल्फ, ये दो तो बने ही बनेंगे। तो अगर मैं फाई बोलूं या इटसेल्फ, इटसेल्फ है कौन, फाई तो है, तो गिना चुना एक ही सेट सबसेट आया आपके पास। ठीक है, तो जो फाई है, फाई जो है वो खुद का ही सबसेट है और खुद ही खुद के बराबर आ रहा है, इसी को तो हम इम्प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं कि वो खुद ही आना चाहिए। तो फाई जो है नल सेट के लिए, जो फाई है वो क्या बनता है, इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते पहले। ओके, नंबर 2। अब नंबर 2 में क्या, ये मैंने मोड के अंदर ए लिख दिया। ठीक है, और इसको मैंने लेट कर लिया, लिख लेते हैं लेट मोड ए, मैंने एन ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या है, मोड ए का, मोड ए का मीनिंग है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए मतलब ए में एलिमेंट कितने हैं, वो एन है हमारे पास। और याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, किसमें, सेट ए में जो एलिमेंट है ना उनका नंबर। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, 2 राइज टू पावर n। इसको भी लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टू राइज टू पावर n, यहां पे n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, उस सेट की कार्डिनलिटी, यानी उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और अगर मैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। देखो टोटल कितने सबसेट बन रहे हैं, 2 राइज टू पावर n। ये टोटल कितने हैं, 2 राइज टू पावर n, मतलब 8 हैं। उनमें से इम्प्रॉपर सबसेट तो एक की है, इटसेल्फ, बाकी बचे वो सारे क्या हैं, प्रॉपर। तो जितने टोटल थे उनमें से इस एक को रिमूव कर दो, तो टोटल कितने थे हमारे पास, 2 राइज टू पावर n, उनमें से एक कटा दो, और ये एक कौन हट रहा है, इम्प्रॉपर इटसेल्फ वाला। बाकी जो बचे वो क्या है, वो उसके प्रॉपर सबसेट्स का नंबर है। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान भी रखने हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। उससे पहले पावर सेट को और देख लेते हैं। पावर सेट क्या है, ये जो आप सबसेट लिख रहे हो ना, इनका कलेक्शन कर दो, वही जो सेट आएगा वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो एक बार उसको और देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं पहले, लेट कैपिटल एक्स ले लेता हूं मैं कोई सेट। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स इज एनी सेट, देन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स किसके सबसेट होंगे, उस ओरिजिनल सेट x के, ऑफ x इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ x। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई इसको डिनोट करते हैं p ब्रैकेट दैट सेट, दैट इज x, px। ओके, दैट इज px। अब इसकी अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो कलेक्शन होगा किसका, सबसेट, जो भी x के सबसेट है उनका कलेक्शन होगा, उनका एक सेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने सेट ए ले लिया और उसमें ये दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ए और बी।
ठीक है। तो अब इसके सबसेट्स लिखो पहले, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे? ए में कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 राइज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट यानी 4, तो इसके टोटल 4 सबसेट बनने वाले हैं। अब वो 4 कौन कौन से बनेंगे वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और मैं आपको शुरू में एक बात बोलता हूं, जब भी सबसेट का जिक्र आता है, किसी सेट के सबसेट लिखने होते हैं तो 2 सेट तो आप पहले ही लिख दो, क्या? फाई एंड इटसेल्फ, फाई एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब सिंगल सिंगल को ले लो, डबल डबल को, ट्रिपल ट्रिपल को, जैसे आपके पास सेट उस हिसाब से। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल हो गए। अब डबल डबल, डबल कौन है? ए बी, वो तो हम पहले ले चुके हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। 4 सबसेट हो गए। अगर मैं इन सभी का कलेक्शन कर दूं, कलेक्शन का मतलब क्या है? इन सभी को एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, यानी इनका भी, इनको एलिमेंट मानते हुए एक मैं सेट बना दूं इन 4 एलिमेंट का, तो वो जो सेट है वो ही पी एक्स होगा। फाई आ गया, ए बी आ गया, जैसे करली ब्रैकेट है ऐसे कैसे आ जाएंगे? आप इनको एज ए एलिमेंट ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, एलिमेंट मान के आप इनको लिख रहे हो, तो जैसी पोजीशन में है वैसी पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब जिस ब्रैकेट के साथ है वैसे के वैसे ये एलिमेंट अंदर लिखे जा रहे हैं। इनको मैंने एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो इनका कलेक्शन कर दिया। कहने का मतलब ये कि ये जो भी सबसेट है ना, इन सभी का मैंने कलेक्शन कर दिया, मतलब एक सेट बना दिया। और उस सेट को ही हम क्या बोल रहे हैं? पावर सेट। किसका? उस ओरिजिनल सेट का। ओरिजिनल सेट क्या था आपके पास? ए था, तो ये बन गया पी ए, पावर सेट ऑफ ए। कैसे रीड करें इसको? पावर सेट ऑफ ए क्या बन गया? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जो भी आपके पास सबसेट थे उन सभी का कलेक्शन कर दिया, उन सभी का सेट बना दिया, वही क्या है? पावर सेट है। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? आप जो भी सेट देखते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन में आप कोई भी अगर पढ़ते हैं, जैसे कि आपने कोई एक सेट लिया, उसके सबसेट लिख रहे हैं, तो वो जो आपका ओरिजिनल सेट है ना, जिसका सबसेट आप लिख रहे हो, वो भी खुद किसी न किसी का सबसेट है। तो ये जो भी सेट आप लेते हो वो किसी न किसी एक फिक्स्ड सेट के सबसेट होते हैं, तो वो जो फिक्स्ड सेट होता है ना, उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एज ए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इन द सेट थ्योरी, इन द सेट थ्योरी we usually consider all the sets to be subsets of a fixed set, ये f है फिक्स्ड, ऑफ ए फिक्स्ड सेट, और उस फिक्स्ड सेट को ही क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। 1-2 नंबर का अगर आपकी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन, तो ये आपको ध्यान भी रखनी है। ओके, अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कैसे? एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मेनली हम यूज करते हैं कार्ड्स एंड प्रोडक्ट, जब भी करते हैं 2 सेट का, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे ही समझाने की। तो ये जो इसका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है ना, किसका? एलिमेंट्स का, उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूं ऐसी स्टेटमेंट इसकी, एन ऑर्डर्ड पेयर किनका ऑर्डर्ड पेयर होगा? ऑब्जेक्ट्स का। इज ए पेयर या फिर एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट बोलो चाहे एलिमेंट बोलो, इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, ओके। एन ऑर्डर्ड पेयर, अब इनको लिखने का तरीका कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। ऑर्डर्ड पेयर इज
written by listing roster form its two members या फिर एलिमेंट्स, एक ही बात है, इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, और सेपरेट किससे किया जाएगा, कोमे के साथ, सेपरेटिंग देम बाई एक कोमा। मतलब इस टाइप के, जैसे ए कोमा बी, सी कोमा डी, ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर ए पहले आ रहा है तो ए का प्लेस पहले ही होना चाहिए, आप इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते। ऐसा कहां लिखा था, ऐसा हमने लिखा था लेकिन सेट में लिखा था, लेकिन सेट में तो करली ब्रैकेट था। अगर आप इसको सेट मत समझ लेना, अगर करली ब्रैकेट है, ठीक है, तो उस केस में ये जो ए कोमा बी है ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो वहां पे आप बी कोमा ए कर सकते हो, उसको ए कोमा बी लिखो या बी कोमा ए। सेट में हम ऑर्डर डजंट मैटर बोलते थे, मतलब ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता था, ए बी लिखो या बी ए लिखो, वो सेट के लिए था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ये है, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। इसका मतलब ए का प्लेस अगर पहले है तो पहले ही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बाद में नहीं लिख सकते, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने एलिमेंट लिखे ना, ये जैसे ए कोमा बी लिखा, ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट है इसको या फिर फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट, और ये जो दूसरा एलिमेंट है इसको दूसरा कंपोनेंट बोलते हैं, सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जैसे ए कोमा बी और सी कोमा डी, अगर इनकी इक्वलिटी को मैं चेक करूं तो इक्वलिटी कैसे चेक की जाती है, तो वो अब आगे देखते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स सपोज एक तो ले लिया मैंने ए कोमा बी और एक ले लिया सी कोमा डी, इन दोनों को हम इक्वल बोलेंगे कब, आर सेट टू बी इक्वल इफ, क्या कंडीशन होनी चाहिए दोनों के इक्वल होने की, आई डबल एफ करो इफ, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल सी एंड बी इक्वल डी। इसका मतलब क्या है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के अगर इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के अगर इक्वल है, तो उस केस में इन दोनों पेयर को हम इक्वल बोलेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या था, अगर आप इन दोनों के इक्वल बोल रहे हो तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और इसका कन्वर्स क्या, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल होंगे, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ठीक है। ये अगर आप इक्वल ले रहे हो तो ये आपको एज ए रिजल्ट काम में लेना पड़ेगा, और ये अगर आपको गिवन है तो इसको आप एज ए रिजल्ट काम में लोगे, ठीक है, ये मीनिंग था इसका। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 ए कोमा बी इक्वल सी कोमा डी, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल सी, ये ए है, एंड बी इक्वल डी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब, जब पहला एलिमेंट पहले के दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, या फिर अगर पहला एलिमेंट पहले के और दूसरा एलिमेंट दूसरे कंपोनेंट के अगर इक्वल है, तो उस केस में वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, दो सेट का, इसको मैं दो सेट लेके चलता हूं जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कोई ना कोई उनमें एलिमेंट है, तो वो दो सेट में ले लेता हूं ए और बी। लेट कैपिटल ए मतलब सेट है ये, सेट ए एंड सेट बी, ये दो मैंने सेट ले लिए, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब इनमें कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, दोनों में ही नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है।
द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये जो दो सेट लिए हमने, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किससे डिनोट किया जाएगा? डिनोटेड बाई सिंपल प्रोडक्ट जो आप लिखते हो ए क्रॉस बी, उससे डिनोट किया जाएगा। ए क्रॉस बी जहां भी लिखा मिल जाए, इसका मतलब इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स किस टाइप के? ए कोमा बी टाइप के। ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के होते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी? सच दैट ए क्रॉस बी, या फिर आप ऐसे लिखो सच दैट कि जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला कंपोनेंट आगे वाला स्मॉल ए, वो तो कहां से बिलोंग करेगा? जो आप ए क्रॉस बी कर रहे हो उसमें पहले वाले सेट से, जो पहले सेट आपने लिखा है ए लिखा है तो ए से बिलोंग करेगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड सेकंड जो एलिमेंट है बी, सेकंड जो कंपोनेंट है बी, वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, कैपिटल बी, ठीक है। अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं इसकी, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस बी को आप क्या बोल रहे हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिनोटेड बाय दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी इसमें ये जो भी सेट बनेगा ना, ए क्रॉस बी खुद एक सेट होगा। किनका सेट होगा? जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेट होगा, मतलब ए कोमा बी टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे। तो ए कोमा बी टाइप के किस टाइप के एलिमेंट होंगे? जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कौन से को? जो आगे वाला एलिमेंट है वो आगे वाले सेट ए से बिलोंग करे, एंड जो पीछे वाला कंपोनेंट है वो पीछे वाले सेट बी से बिलोंग करे। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। सिंबलिकली हम इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। मैं दो सेट ले रहा हूं, लेट सेट ए तो ले लिया मैंने, जिसमें 3 एलिमेंट है 2, 4 एंड 6, एंड एक सेट ले लिया मैंने बी, उसमें मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं एक्स और वाई। ये मैंने 2 सेट लिए जो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कोई ना कोई इनमें एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, खाली नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वो कैसे लिखा जाएगा? पहले सेट ए लिख दो 2, 4, 6 क्रॉस, अब सेट बी लिख दो एक्स वाई, और कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक सेट होगा। किनका सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर का। कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसमें? वो सभी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन को? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी कि आगे वाला कंपोनेंट आगे वाले सेट से बिलोंग करे, पीछे वाला पीछे वाले से। तो ऑर्डर्ड पेयर में इसमें एलिमेंट आएंगे, तो आगे जो भी मैं लिखूंगा वो आगे वाले का एलिमेंट होना चाहिए। तो आगे वाला जो सेट है उसमें तो ये 3 एलिमेंट है ए में, तो उसका कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो इसके साथ कौन आएगा? पीछे वाला जो सेट था उसका एलिमेंट। पीछे वाले बी में कौन एलिमेंट है? एक्स और वाई है, किसी भी एक को लिख दो पहले, सपोज एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो 2 है ये वाई के साथ भी आ सकता है, बस कंडीशन आपको ये याद रखनी है, आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट से आना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 लिख रहे हो तो 2 पहले सेट से आना चाहिए, यहाँ पे 2 लिख रहे हो ना पहले, तो ये इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, और इसके बाद जो आ रहा है वो दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं 2 को अगर लेके चलूं तो 2 को एक्स के साथ भी ले सकता हूं, 2 को y के साथ भी ले सकता हूं, तो ये 2 मैंने एलिमेंट लिख दिए। ऐसे ही मैं 4 को भी लिख सकता हूं 4, x 4, y। सिमिलरली 6, x 6, y। तो ये मैंने एक सेट बना दिया, किनका? ऑर्डर्ड पेयर का। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है स्पेसिफिक ऑर्डर में है, मतलब आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट से, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं b क्रॉस a निकाल लूं तो अब क्या हो जाएगा? अब पहले सेट बी आ गया, तो पहले x, y क्रॉस विद 2, 4, 6, तो इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे, लेकिन अब की बार पहले एलिमेंट बी का हो जाएगा, यानी पहले x और y में से कोई एक होगा। सपोज x आपने ले लिया तो दूसरा एलिमेंट इनमें से लेना पड़ेगा, जो सेट ए है उसमें से, सपोज 2 ले लिया। ऐसे ही x 4 के साथ भी लिखा जा सकता है, x 6 के साथ भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अब y का नंबर, y 2 के साथ आ सकते हैं, y 4 के साथ आ सकते हैं, और y 6 के साथ भी आ सकता है। ये एक सेट बन गया, ठीक है। अब यहां से आप क्या क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हो? रिजल्ट्स
देखो नंबर 1, क्या आप कह पा रहे हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? 2, x और यहाँ पे x, 2 ये सेम नहीं है, अलग अलग है। हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है और ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या लिखा था डेफिनेशन में? स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। इसका मतलब 2, x को आप x, 2 नहीं लिख सकते। 2 अगर पहले है तो पहले ही है वो, ठीक है, उसको आप x, 2 नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो 2, x इसमें कहीं और भी नहीं है। इसका मतलब एक एलिमेंट, दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। तो इस सेट का यही एलिमेंट नहीं मिल रहा तो आगे चेक ही को करना। इसका मतलब A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल कभी नहीं होता है। एक ही केस में होगा जब A और B दोनों इक्वल सेट हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो, मतलब सेम सेट बन जाए, मतलब A क्रॉस A हो गया, ठीक है, B क्रॉस B हो गया, उस टाइप की बात अलग है। लेकिन एलिमेंट अगर A और B में अलग अलग हैं तो उस केस में A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नंबर 1 ये। अगर मैं इसके कार्डिनलिटी की बात करूं, यानी n ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हैं? देखो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 आए, ठीक है। या फिर मैं B क्रॉस A में चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब A क्रॉस B क्रॉस A बेशक इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल ही होंगे हमेशा। A क्रॉस B लिखो या B क्रॉस A लिखो, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये आप कहां से निकाल पा रहे हो? n A क्रॉस B जो आपने 6 लिखा, ये जो A क्रॉस B 6 कब आया? देखो A में एलिमेंट का नंबर कितना है? 3, इनटू B में एलिमेंट कितने हैं? 2, तो उन दोनों का ही प्रोडक्ट है। 3 क्रॉस 2 है ये। 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या है? 3 तो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ सेट B। A में कितने एलिमेंट है और B में कितने एलिमेंट है? A में 3, B में 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उतने ही एलिमेंट A क्रॉस B में भी होंगे और B क्रॉस A में भी होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।